नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई एआई प्रोटोटाइप बनाया, वो चला भी, लेकिन उसे स्केल करना या उसमें जरा सा भी बदलाव करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया हो? आज हम ना इसी चुनौती पर बात करने वाले हैं। मतलब सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने से आगे बढ़कर एक मजबूत, एक सॉलिड एआई सिस्टम बनाने का सफर कैसा होता है। एआई में करियर बनाने के लिए ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। उस सवाल का सामना करते हैं जो शायद मन में आता होगा। पाइथन स्क्रिप्ट्स तो लिख लेते हैं, आरएजी पाइपलाइन बनानी है, एआई एजेंट्स बनाने हैं, तो फिर और ज्यादा स्क्रिप्ट्स लिखकर ही ये सब क्यों नहीं बना सकते? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब एआई में करियर की दिशा तय कर सकता है। देखिए, एआई की दुनिया में आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ कोड की लाइनें लिखना नहीं है। ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में है। सिर्फ निर्देश देने वाले से एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाने वाले की भूमिका में आने के बारे में। ये एक बहुत ही जरूरी सफर है। और इस सफर को सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री ऐसे ही देखती है। केडी नगेट्स का ये रोड मैप देखिए जरा। एआई और रैग जैसे फैंसी टॉपिक्स से ठीक पहले क्या आता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अनिवार्य बातें। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यही वो पुल है जो एक स्क्रिप्ट राइटर को एक एआई आर्किटेक्ट बनाता है। हम सब उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां हमारी स्क्रिप्ट्स जवाब दे जाती हैं या उन्हें मैनेज करना नामुमकिन सा हो जाता है। इसी को हम कहते हैं प्रोसीजरल दीवार। ये वो सीमा है जहां स्क्रिप्टिंग का जो एक के बाद एक निर्देश वाला तरीका है ना, वो बड़े एआई सिस्टम्स के सामने घुटने टेक देता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक एनालॉजी है। सोचिए, एक प्रोसीजरल स्क्रिप्ट घर पर खाना बनाने की एक रेसिपी की तरह है। एक बार के लिए एक डिश बनाने के लिए ये बढ़िया काम करती है, लेकिन सिर्फ एक रेसिपी के साथ पूरा रेस्टोरेंट तो नहीं चलाया जा सकता है ना, जहां हर चीज को व्यवस्थित, कंसिस्टेंट और बड़े पैमाने पर होना चाहिए। और अगर हम इस दीवार को बस और स्क्रिप्ट्स लिख लिख कर तोड़ने की कोशिश करते रहें तो नतीजा क्या होता है? व्लाड डाइचेंको के शब्दों में, हमारा कोड एक अपठनीय स्पेगेटी बन जाता है। मतलब एक ऐसा उलझा हुआ जाल जिसे कोई इंसान या यहां तक कि कोई एलएलएम भी नहीं सुलझा सकता। तो असल जिंदगी में ये स्पेगेटी कोड दिखता कैसा है? इसका मतलब ये है कि अपने रिट्रीवल लॉजिक को अलग से टेस्ट करना प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। ओपन एआई के मॉडल को एंथ्रोपी के मॉडल से बदलना है, अरे भूल जाइए। अलग अलग प्रॉम्प्ट्स की एबी टेस्टिंग करना, वो तो एक बुले सपने जैसा है। और कुछ नया जोड़ना हो तो उसका मतलब है बैठ के पूरा कोड फिर से लिखो। जाहिर है ये तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो इस स्पेगेटी से बचने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है एक नए टूलकिट में, जो खास तौर पर जटिलता को व्यवस्थित करने के लिए ही बनाया गया है। और उस टूलकिट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओओपी। ओओपी सिर्फ एक और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक पूरा का पूरा तरीका है। हम कोड को क्लासेस नाम के रीयूजेबल ब्लूप्रिंट्स में बांटते हैं। इसका असली मकसद बड़े और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में जटिलता को कंट्रोल करना है। चलिए अपनी किचन वाली एनालॉजी पर वापस आते हैं। प्रोसीजरल स्क्रिप्ट हमारी घर की रेसिपी है, निर्देशों की एक लंबी सी लिस्ट। वहीं ओओपी एक प्रोफेशनल रेस्टोरेंट की किचन की तरह है। यहाँ हर चीज के लिए एक अलग स्टेशन है, एक क्लास। ग्रिल स्टेशन का काम सिर्फ ग्रिल करना है, सलाद स्टेशन का काम सिर्फ सलाद बनाना है। सब कुछ व्यवस्थित है, कुशल है और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां पर एक बहुत वाजिब सवाल उठता है कि भाई अगर ओओपी इतना ही जरूरी है तो इसे शुरू में क्यों नहीं सिखाया जाता? और इसका जवाब ना रेडिट पर एक डेवलपर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि ओओपी की जरूरत वो तभी महसूस होती है जब प्रोजेक्ट्स बड़े हो जाते हैं। जब हम सिर्फ छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं ना, तो हमें अंदाजा ही नहीं होता कि आगे चलकर क्या मुश्किलें आने वाली हैं। वो मुश्किलें जिन्हें ओओपी हल करता है। मतलब ये एक ऐसा टूल है जिसकी असली कीमत तभी पता चलती है जब वाकई में कुछ बड़ा बनाया जा रहा हो। और इस प्रोफेशनल किचन को चलाने वाले नियम क्या हैं? ये हैं ऊप्स के 4 स्तंभ: एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। अभी हम इनकी गहराई में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि ये वो सिद्धांत हैं जो इस किचन को स्मूथली चलाते हैं और कोड को व्यवस्थित रखते हैं। ठीक है, तो किचन को तो हमने व्यवस्थित कर लिया। अब इस सोच को एक कदम और आगे ले जाते हैं। ऊप की ये सिद्धांत एक प्रोडक्शन ग्रेड एआई सिस्टम के ब्लूप्रिंट में कैसे बदलते हैं? अगर ओओपी एक प्रोफेशनल किचन है, तो एक पूरा का पूरा एआई सिस्टम एक गगनचुंबी इमारत, एक स्काईस्क्रेपर की तरह है। या हर क्लास एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जैसे नींव, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या प्लम्बिंग नेटवर्क। कोई भी हिस्सा अकेले काम नहीं करता, वो सभी एक मास्टर ब्लूप्रिंट के हिसाब से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि ये विशाल संरचना खड़ी रह सके और ठीक से काम कर सके। चलिए इसे और ठोस बनाते हैं। एक आरएजी पाइपलाइन के हर हिस्से को अपनी एक क्लास दी जा सकती है। डेटा लोड करने के लिए एक डेटा लोडर क्लास, वेक्टर डेटाबेस के लिए वेक्टर डीबी मैनेजर और एलएलएम से बात करने के लिए एलएलएम क्लाइंट क्लास। हर क्लास की सिर्फ एक जिम्मेदारी है। इसका फायदा यह है कि अगर वेक्टर डेटाबेस बदलना है तो सिर्फ वेक्टर डीबी मैनेजर क्लास को बदलना होगा, पूरे सिस्टम को नहीं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि जो मेन स्क्रिप्ट है वो उस स्पेगेटी से बदलकर कुछ ऐसी साफ सुथरी और पढ़ने में आसान हो जाती है। ये अब निर्देशों का एक उलझावा जाल नहीं है, ये एक कहानी बताती है। डेटा लोड करो, उसे साफ करो और स्टोर कर दो। सारी जो जटिलता है वो अपनी अपनी क्लास के अंदर छिपी हुई है और मेन लॉजिक बिल्कुल साफ है। आखिरकार ये सब एक मानसिकता में बदलाव के बारे में है। ये सिर्फ कोड लिखने के तरीके को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके को बदलने के बारे में है। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, यह सफर
कोड कैसे लिखें से कुशल सिस्टम कैसे बनाएं तक का एक बदलाव है। और सच कहूं तो यही एक कोडर और एक इंजीनियर के बीच का असली अंतर है। तो इस सफर को फिर से देखते हैं। हम एक उलझी हुई रेसिपी से शुरू हुए जो हमारी शुरुआती स्क्रिप्ट थी, फिर हमने एक व्यवस्थित किचन बनाया जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है, और आखिर में हम एक मजबूत ब्लूप्रिंट तक पहुंचे जो एक पूरा एआई सिस्टम आर्किटेक्चर है। यही एक एआई इंजीनियर का विकास होता है। तो अब सवाल यह है, जो कोड आज लिखा जा रहा है, क्या वो सिर्फ आज के लिए एक अस्थायी स्क्रिप्ट है या क्या वो भविष्य के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट है? ये चुनाव हमारा है। सुनने के लिए धन्यवाद।